नमस्कार दोस्तों, सोशल साइंस विद विक्रम की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। DSSB की टीजीटी की सीरीज में आज मैं सोशल साइंस के आपको प्रैक्टिस सेट 2 कराने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चे भी DSSB टीजीटी या पीजीटी या बीपीएससी या आरपीएससी या यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। उनके लिए बेनिफिट का सेशन होगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी घाट पर मिलते हैं। देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट पर जो मिलते हैं वो मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत का जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो इस तरीके का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट, और इसे हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी पे आपको बता दें, इलायची यहीं पर सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है इलायची। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म अयनांत को होता है, अयनांत का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु का सबसे बड़ा दिन, तो आंसर होगा 21 जून। अगला प्रश्न है, भारत में अपनाई गई मानक मध्यमा मेरिडियन है। मध्यमा मेरिडियन का मतलब होता है जहाँ से भारत देश का समय का पता चलता है, समय जहाँ से जज किया जाता है भारत में। तो वो इलाहाबाद में एक जगह है, और वो है ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। वहाँ से भारत का जो टाइम है वो पता लगाया जाता है, जो कि GMT से 5.5 घंटे आगे है। और जो GMT है वो 0 डिग्री पर कौन सा कंट्री है, वो है लंदन। कौन सा है? लंदन। जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे मान लो ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के बीच में कौन सा यहाँ पर कंट्री है? लंदन। मान लीजिए भारत यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर होगा वो 5.5 घंटे होगा। और भारत में जहाँ से टाइम का पता लगाया जाता है वो आपका हुआ इलाहाबाद में 82.5 जो मतलब 82.5 जो डिग्री है वो इलाहाबाद में पड़ता है। इलाहाबाद में कोई जगह है वहाँ। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो आंसर उसका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? बड़ी प्लेट, देखो पूरा जो अर्थ है ना वो बहुत सारी प्लेटों से मिलके बना हुआ है, जिसपे पूरी की पूरी अर्थ टिकी हुई है। बहुत सारी प्लेटें हैं, प्रशांत प्लेट है, कोकस प्लेट है, इंडिया की प्लेट है, हिंद महासागर वाली प्लेट है। जब भी प्लेट आपस में टकराती है या इनके बीच में कुछ भी हलचल होती है तब आता है भूकंप। क्या आता है? भूकंप। तो क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी प्लेट है, तो सबसे बड़ी प्लेट है प्रशांत प्लेट। प्रशांत महासागर पूरी की पूरी उसी प्लेट पे टिकी हुई है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो भूकंप है और सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी वो प्रशांत महासागर में ही है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भूकंप भी यहीं आता है, और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी इसी एरिया में है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, पिंडमांड का मैदान पिंडमांड मैदान द्वारा बने हैं, यानी पिंडमांड जो मैदान है वो किसके द्वारा बने हैं? तो वो बने हैं नदी के द्वारा। जब भी नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारे गाद लेके आती है पहाड़ों से, मिट्टी काट के, और वो जो मिट्टी और गाद लेके आती है वो अपने साइडों में बिखेर देती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं पिंडमांड का मैदान। किसका? पिंडमांड का मैदान। ये नदी द्वारा बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संवहनीय वर्षा अधिकांश प्रतिदिन में खालिस्तान में होती है। तो देखिए इसका आंसर है डी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संवहनीय वर्षा क्या होती है। मैं आप थोड़ा सा ये सुन लो। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और ये सन है। अब सन की जो सबसे ज़्यादा जो तीव्र रोशनी है वो यहाँ पड़ती है, इस वाली लाइन में, इक्वेटर 0 डिग्री पे, इक्वेटर पे पड़ती है। और इस इक्वेटर पर ये ऊपर तक जो 30 अंश पे है,
यहाँ पर है हमारा क्या, अमेज़न के जंगल, सबसे ज़्यादा जंगल यहीं पे है, अमेज़न के जंगल, सहारा रेगिस्तान सब इसी पे है। और जब ये किरणें इस पे पड़ती है तो यहाँ का जो भूमि का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और जलवाष्प बहुत जल्दी से ऊपर की तरफ जाता है, और जैसे जलवाष्प ऊपर जाता है वो ठंडा होता है और बारिश होती है। इसलिए इस वाले एरिए में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बारिश होती है, और हर दिन 2 बजे या 3 बजे के बाद बारिश होती है। मतलब सुबह बहुत गर्मी पड़ेगी और गर्मी के बाद अचानक से बारिश होती है, तो उसे हम बोलते हैं संवहनीय वर्षा। वर्षा भी 3 प्रकार की होती है, एक होती है पर्वतीय वर्षा, एक मानसून होती है, और तीसरी होती है संवहनीय वर्षा। ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूँ, संवहनीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा को आपको पता है, जैसे पर्वत है, यहाँ पे पानी यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ी और भाप पूरा और ऊपर गए और पानी ठंडा हुआ और बादल बने और बारिश होगी, इसको बोलते हैं हम पर्वतीय वर्षा। संवहनीय वर्षा आपको बता चुका हूँ। और मानसून वर्षा वो होती है जो महासागरों से उठती है हवाएं और बादल को अपने साथ लेके जाती है, उसे बोलते हैं मानसून वर्षा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो है बी, भूजात कहलाते हैं। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद मतलब जब महाद्वीप बने थे और उसके बाद जो उसके अवसाद अवशेष बन गए थे उसे हम कहते हैं भूजात। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र खालिस्तान के पास देखा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए है, गुजरात तट के आसपास उच्चतम ज्वार देखा जाता है, जिसे बोलते हैं ना ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। और जैसे मान लीजिए भारत का मैप है और इधर हमारा गुजरात होगा और जो उच्चतम ज्वार है वो इसी साइड पे आता है ज्वार, ठीक है, तो वो होगा आपका गुजरात तट पर। अगला प्रश्न है परवाल भित्तियाँ की बनी होती है, परवाल भित्तियाँ किस चीज़ की बनी होती है, तो ये होती है कोरल प्लाप्स। देखिए भारत का जो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है ना, यहाँ पे जो आसपास का जो एरिया ये कोरल द्वीप कहलाता है। यहाँ पे नीचे एक अलग ही इनका पूरा का पूरा जैवमंडल होता है और उसमें है ना कोरल द्वीप पाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे हैं जिसकी वजह से वहाँ पे मछलियाँ रहती हैं जो, और उसमें से एक बहुत कीमती स्टोन भी निकलता है जिसे हम मूंगा बोलते हैं, ये वहीं से मिलता है। ठीक है, तो ये परवाल भित्तियाँ की बनी होती है, कोरल इसको पॉलिप्स की बनी होती है। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हीमोसेपियंस से संबंधित है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब होता है मनुष्य जो मांस भी खाता हो और शाकाहारी भी हो। उसे बोलते हैं सर्वाहारी, और हीमोसेपियंस सर्वाहारी से ही संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है एड कुंडे पुस्तक द्वारा लिखी गई, यानी एड कुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका ऑप्शन है रिटर के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है लिम्बेस्त्रोम की संकल्पना खालिस्तान के द्वारा विकसित की गई, तो इसका आंसर है बी, रैट जेल के द्वारा विकसित की गई। अगला प्रश्न है जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध खालिस्तान द्वारा लिखा गया, तो वो लिखा गया था आपका माल्थस के द्वारा लिखा गया था। जनसंख्या के सिद्धांतों पर जो निबंध था वो माल्थस द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कौन सी नहर प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, पनामा नहर। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। ठीक है, इन दोनों को ये जोड़ती है, पनामा नहर। अगला प्रश्न है
एक मिनट रुकिए, पेन काम नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादक देश है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, और ध्यान रखिएगा ब्राज़ील में ही सबसे ज़्यादा गन्ना भी होता है। ठीक है, ब्राज़ील देश है जहाँ पे सर्वाधिक कॉफ़ी और गन्ना भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? तो इसका आंसर होगा झेलम। झेलम नदी कश्मीर की घाटी से बहती है। अगला प्रश्न है, फ्रांस के ऊपर से आल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन कहलाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, मिस्ट्रल पवने। कौन सी कहलाती है? मिस्ट्रल पवने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः का अनुसरण करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, बताइए, ये करती है ए का, यानी कि 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? अंतर्जनित बल नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, अपर्दन। अपर्दन क्या होता है? जब पानी बहता है तो वो चीज़ों को काटते हुए चला जाता है, उसको हम बोलते हैं अपर्दन। अगर मिट्टी में गया तो मिट्टी को काटते हुए जाएगा, अगर पहाड़ों से निकला तो चट्टान को काटते हुए जाएगा, तो इसे हम अपर्दन बोलते हैं। वायु भी अपर्दन करती है, जैसे कि आपने रेगिस्तान में देखा होगा ना कि बहुत सारे ऐसे ऐसे टीले बने होते हैं पहाड़ों के मिट्टी के, तो वो भी अपर्दन का एक पार्ट है, हिस्सा है। जबकि तनाव बल से होता है, संपीड़न भी बल से, संपीड़न का मतलब होता है प्रेशर, और घर्षण भी एक बल का प्रकार है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका जो अंतर्जनित बल नहीं होगा वो होगा अपर्दन। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए? इसका आंसर होगा आपका ए, डाइक कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइक। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला, यानी कि जब ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है, जब ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। डाइक। और ऊपर जाके वो जब ठोस हो जाता है तो हम डाइक कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि पीपीटी में या फिर मेरे सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ गया है, मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कृपया करके इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से अच्छे क्वेश्चंस लेके आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। थैंक यू दोस्तों।